नमस्कार, मैं मणि सर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विगत 21 वर्षों से सिविल सेवा के प्रतियोगी छात्रों के एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता आ रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुप्रतीक्षित परीक्षा पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई अभी हाल में 22 दिसंबर को। अब आगे की रणनीति पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि मुख्य परीक्षा को कैसे हम सफल बनावें। तो आज हम मुख्य परीक्षा के संदर्भ में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जब आप विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखा है कि समसामयिक घटनाओं पर आधारित हैं। हमें अच्छे अंक कैसे मिलें जिससे हम सफल हो सकें, तो इसके लिए आपको विशेष रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। तो वह तैयारी हमारी कैसी हो या किस तरह से हमारी रणनीति होनी चाहिए, तो उसी पर चर्चा करना है। जैसा कि अभी आपने देखा है कि प्रथम जो प्रश्न पत्र हमारा है फर्स्ट पेपर, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न सिलेबस में देखे जाते हैं। तो अब इस पर जो प्रश्न का प्रारूप मैंने देखा है, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है समसामयिक मुद्दों पर आधारित हैं। आप अच्छे अंक कैसे अर्जित करें, इसके लिए आपको अच्छी सोच का विकास करना होगा। और अच्छी सोच तभी विकसित होगी जब किसी भी विषय पर आप अच्छे से अपने अध्ययन को आगे बढ़ावें। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से हमारे प्रतियोगी छात्र कुछ रटे रटाए विषयों पर ज़्यादा चर्चा करते हैं, उनकी खुद की सोच बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती है, तो वो प्रश्नों को बहुत सारगर्भित तरीके से आंसर भी दे नहीं पाते हैं। तो आवश्यकता है कि आप चाहे पहला पेपर हो, चाहे छठा पेपर हो, चाहे कोई भी पेपर हो, इसमें आप अच्छे बहुत ही लॉजिकल तरीके से, व्यवहारिक तरीके से आप प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि आप अच्छा अंक अर्जित कर पाएंगे। अच्छा, प्रश्न भी ऐसा नहीं है जो आपके पकड़ से दूर हो। कुछ ऐसे प्रश्न आते हों जो आपको अटपटा लगता हो। प्रश्न भी बहुत व्यवहारिक रूप से ही पूछे जाते हैं। और ज़्यादा प्रश्न, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र का हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र का हो, चाहे सामाजिक विषय का हो, चाहे देश की सुरक्षा से संबंधित विषय हों, ये सारे विषय समसामयिक घटनाओं पर ही आधारित होते हैं। जितने भी प्रश्न आए, जो बहुत ज़्यादा चर्चित मुद्दे होते हैं, उसी को उठाया जाता है और उसी से आपसे अपेक्षा करती है कि ऐसे मुद्दों पर आप अपनी क्या समझ विकसित कर पाएँ, क्या राय रखते हैं, क्या सोच विचार रखते हैं। तो वो प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम तभी अच्छे से ढंग से दे पाएंगे जब हम अपने समाचार पत्रों से, देश दुनिया की घटनाओं से बड़े अच्छे तरह से क्या करते हैं, अपने समझ को विकसित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने एक प्रश्न देता हूं। प्रश्न का विषय है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा में विदेशी ताकतों का बढ़ता हस्तक्षेप। तो देखिए, पहले हम तो सुरक्षा को स्पष्ट करना है। हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय को पर भी अपना विचार रखना है। और जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है, इस चैलेंज को जो है किन किन ताकतों से हमें मिल रही है चैलेंज। तो जो इंटरनल चैलेंज तो है ही, लेकिन अब हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में एक्सटर्नल चैलेंज भी है। अब इस विषय पर बहुत सारे लेख, आर्टिकल आपको पढ़ने को मिला होगा। इनका एक अपना समझ विकसित कर लीजिए और एक छोटे से प्रश्न का उत्तर बड़े अच्छे से दे सकते हैं कि वह कौन से कारक हैं जो हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, अपना प्रभाव डाल रहे हैं। चाहे वो किसान आंदोलन का हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे सीए का मुद्दा हो। तो हमारे कहने का मतलब कि ऐसे प्रश्नों को आप अपनी समझ तभी विकसित कर पाएंगे जब आप खुद पर भरोसा करेंगे। और भरोसा तभी होगा जब आप बहुत डीप अध्ययन करेंगे पेपर, पत्रिकाओं और घटनाओं को लेकर के। अब जैसे मान लीजिए पड़ोसी देश
बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश की जो राजनीतिक अस्थिरता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये हमारे सिक्योरिटी को कैसे प्रभावित करता है। तो अब जब बांग्लादेश है तो देखिए, सुरक्षा का संबंध आंतरिक और बाह्य सुरक्षा है। तो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा है तो दोनों को जोड़ना है। बांग्लादेश की जो भूमि है, जो उसका जियोपॉलिटिक्स है, वो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश में किसी राष्ट्र के प्रभाव बढ़ता है, चाइना का, पाकिस्तान का, अमेरिका का, तो हमारे एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और बांग्लादेश की भूमि से अगर विभिन्न चरमपंथी संगठनों को मदद मिलती है तो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं पड़ोसी देश हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सिक्योरिटी को प्रभावित करते हैं। पड़ोसी देशों में आज क्या है, राजनीतिक अस्थिरता है। इस अस्थिरता का दुष्प्रभाव हमारी सुरक्षा पर भी दिखाई देता। तो ऐसे मुद्दों पर आपकी एक बढ़िया पकड़ होनी चाहिए। अगर आप बहुत लॉजिकल तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। और आप अगर घिसा पिटा 2-4 लाइन इधर उधर या तथ्य लिखते हैं तो आप प्रश्न को लिखेंगे, लेकिन आप अच्छे नंबर का जो है क्या कहते हैं, उम्मीद मत करिए। और ऐसा नहीं होगा तो फिर आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि बहुत सारे प्रश्न जो है किसी भी विषय बिंदु का है वो सब समसामयिक मुद्दों पर ज़्यादा आधारित हैं, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, चाहे आपदा का मुद्दा हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा का हो, विज्ञान तकनीकी का हो, कृषि का हो, औद्योगिक विकास का हो, भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हों। जो भी मुद्दे हैं वो कहीं कहीं तात्कालिक घटनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं और ये प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो हमें पहले से ही ऐसे मुद्दों पर विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के अपना एक कॉन्सेप्ट विकसित करना है, जिससे हम एक बेहतर प्रयास कर सकें। और ये तभी होगा कि जब आप खुद प्रतिदिन आप प्रश्नों को जो है आंसर राइटिंग करते रहिए। आप किसी को न दिखाइए, तो खुद को अगर लिख करके अपने को उसको पढ़ेंगे और सोचेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें हम और कुछ सुधार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सुधार की गुंजाइश जो होती है वो हमेशा होती है। जितना आप अपने पर लिख के अभ्यास करेंगे, जितना सुधार करेंगे, आप अच्छे अंकों की तरफ आगे बढ़ने की संभावना आपके साथ अधिक रहेगी। अब मेन विषय है कि हम किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 200 नंबर का पहला से लेकर चौथा पेपर तक है। 200 नंबर का फर्स्ट पेपर, 200 नंबर का सेकंड पेपर, 200 नंबर का थर्ड पेपर, 200 नंबर का इथिक्स से आपका फोर्थ पेपर है, और 200 नंबर का आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल फर्स्ट पेपर और उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है 5वां और 6वां पेपर। मतलब उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको 400 नंबर है। अब ये 400 नंबर अगर आप बेहतर तरीके से अर्जित करने का प्रयास किए तो निश्चित ही आप मेंस क्वालिफाई करेंगे। और मेंस ही नहीं, मेरा मानना है कि आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन ये 400 नंबर का जो प्रश्न है वो बहुत ही डायनेमिक होगा, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश के हर पहलुओं पर बहुत अच्छे से अध्ययन करने की आवश्यकता है। और अध्ययन के उपरांत आप हर बिंदुओं पर टू द पॉइंट तर्कसंगत ढंग से लिखने की आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको एक टॉप पॉइंट पर चर्चा कर देते हैं उत्तर प्रदेश से। अगर आपके सामने यही प्रश्न आ जाता है, कौन सा, कि उत्तर प्रदेश में निवेश की बढ़ती संभावनाएं और उत्तर प्रदेश के आर्थिक सामाजिक विकास पर इसका प्रभाव, तो देखिए, किसी भी राज्य या किसी भी देश में निवेश तभी होता है जब वह राज्य शांत स्थिर रूप से कार्य करने में सफल हो, क्योंकि सुरक्षा सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है। अनसिक्योर्ड देश, अनसिक्योर्ड राज्य स्टेट में कभी कोई निवेश करने वाला नहीं होता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर भारत में निवेश हो रहा है तो राजनीतिक स्थिरता है, शांति स्थिरता है। तो विदेशी जो भारत में निवेश हो रहा है वो इस शांति सुरक्षा के कारण ही निवेश की संभावना बढ़ती जा रही है और निवेश होता भी जा रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे अधिक निवेश करने वाले राष्ट्रों में से एक है। अब अगर आप पाकिस्तान में पाकिस्तान में कोई निवेश नहीं करता, क्यों नहीं करता? पाकिस्तान में भी निवेश की बहुत संभावना है, लेकिन अनसिक्योरिटी है। तो किसी भी क्षेत्र, राज्य या देश में निवेश की जो संभावना होती है वो उसकी बहुत कुछ डिपेंड करता है उसकी शांति, स्थिरता और सुरक्षा पर। आज उत्तर प्रदेश में कम से कम शांति, स्थिरता लगातार मजबूत होती जा रही है। स्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग है। लोगों में भय का वातावरण वो काफ़ी दूर हो चुका है। ऐसे में चाहे वो घरेलू निवेशक हो, डोमेस्टिक, या फॉरेन का निवेश करने वाला कोई संस्था हो, वो इसलिए निवेश कर रहा है कि क्योंकि उनमें एक विशाल आबादी है।
तो उसके बाद उत्तर प्रदेश निवेश की जो संभावना है वो किन किन आधारों पर है? पहला, शांति और सुरक्षा, ये जो महत्वपूर्ण है। दूसरा, उसका बुनियादी ढांचा, चाहे वो सड़क हो, चाहे परिवहन हो, चाहे उसका विद्युत हो। चौथा, एक विशाल बाजार, 25 करोड़ की आबादी, आप सोच सकते हैं 25 करोड़ की आबादी बहुत मायने रखता है। विशाल बाजार खुद उत्तर प्रदेश अकेले बन चुका है। पांचवा, जो उत्तर प्रदेश में संभावना है निवेश का, कि इस कारण उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है कि यहाँ पर उपभोक्ता बाजार भी है, सुरक्षा भी है, शांति भी है, आधारभूत या बुनियादी संरचना भी है और बड़ी संख्या में सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं। तो अगर किसी भी कंपनी को, जो निवेश करने वाला कंपनी है, कोई उद्योग स्थापित कर रहा, तो ये सब उसके आवश्यक कंडीशन होते हैं और ये सभी कंडीशन को उत्तर प्रदेश फॉलो करता है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में देश के महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक निवेश जो हो रहा है वो हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और किन किन क्षेत्रों में हो रहा है? चाहे वो रक्षा के क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि आधारित उद्योगों के विकास का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सड़क संचार, परिवहन का क्षेत्र हो, तो हर क्षेत्रों में निवेश की संभावना लगातार बढ़े। अब इसी पॉइंट को पहले हम निवेश के लिए क्या क्या दशाएं होती हैं, उन दशाओं को हम दर्शाएं और उत्तर प्रदेश इन दशाओं में कहाँ तक अपने को मजबूत पाता है, उन दशाओं को दिखाने के बाद किन किन क्षेत्रों में निवेश हो रहा और इसका क्या इफेक्ट है। तो इफेक्ट भी है कि आज उत्तर प्रदेश में आर्थिक सामाजिक विकास लगातार आगे बढ़ता जा रहा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है और उत्तर प्रदेश बहुत जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भी बनने जा रही है। तो कहने का मतलब है कि हमारा, अगर हम उत्तर प्रदेश में निवेश की बढ़ती संभावना, इस टॉपिक पर अगर हमें चर्चा करनी है तो खाली 4-6 पॉइंट, एक कंडीशन को समझिए कि निवेश क्या है, निवेश की संभावना की आवश्यक कंडीशन क्या है, उत्तर प्रदेश कंडीशन को क्या फॉलो कर रहा है और उसका 2 लाइन में प्रभाव दिखा दीजिए, एक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कहने का आशय हमारा यह है कि जो भी हम यूपी स्पेशल के प्रश्न देख रहे हैं, 2-4 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे प्रश्न जो है वो बहुत ही डायनेमिक है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की संभावना, यूको पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, पर्यटन के बहुत सारे आयाम हैं, कल्चरल टूरिज्म बहुत से। तो आज जितने पर्यटन के आयाम हैं वो सारे आयाम उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं विकसित अवस्था में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं को लेकर के हम एक प्रश्न इस पर भी दे सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो हम पीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपकी सोच जो है डायनेमिक होनी चाहिए। आप किसी भी प्रश्न को बहुत ही तर्कसंगत से ढंग से प्रस्तुत करिए। जिस क्षेत्र में, अब जैसे आर्थिक क्षेत्र है तो आर्थिक क्षेत्र में आपकी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हर मुद्दों पे आपकी सोच विकसित हो, चाहे जैसे प्रश्न आए। यही प्रश्न अगर भारत के संदर्भ में आ जाए, वैश्विक परिदृश्य में भारत का बढ़ता प्रभाव, तो प्रभाव का आयाम बदल लीजिए कि हमारा रक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव है, आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव है, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव है। इन सारे प्रभावों को लेकर के भारत के प्रभाव को दर्शा दीजिए, एक प्रश्न आपका बन जाएगा। पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता भारत की सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर रहा है? तो हम क्या देख रहे हैं कि पड़ोसी देशों में हर पड़ोसी देश कहीं न कहीं आज राजनीतिक रूप से क्या है, चाहे कम या अधिक अस्थिर है। चाहे पाकिस्तान भी अस्थिर कंट्री है, नेपाल भी है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है ना, मालदीव है। तो ये सारे जितने पड़ोसी देश हैं, चाइना है, चाइना के लिए म्यांमार देख लीजिए, कोई ऐसा देश नहीं है जो शांति स्थिरता की तरफ आगे बढ़ रहा। और जब पड़ोसियों के घर में आग लगेगी तो आँच हमारे घर में भी आएगी, क्योंकि आज किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा उसका अकेला विषय नहीं है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो गया, क्योंकि जो भी कुछ है ये वैश्वीकरण, उदारीकरण के प्रभाव के चलते प्रत्येक राष्ट्र के हित आपस में जुड़े हुए हैं और हिंदुओं के कारण कहीं न कहीं हर राष्ट्र प्रभावित होता है। तो पड़ोसी देशों में अस्थिरता पड़ेगी तो हमारे देश की सुरक्षा भी प्रभावित होगी। कहने का आशय क्या है, ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे सोच विकसित कर लिए, पड़ोसी देश में क्या क्या हो रहा तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अब आप ये सोचते हैं कि हाँ हमने पढ़ लिया, हाँ हम समझ गए, लेकिन आपने उत्तर लेखन का अभ्यास नहीं किया। तो जब तक आप सोच अपनी लेखनी के माध्यम से प्रश्नों को नहीं उतारोगे तब तक आप जो है अच्छे अंक की आशा न करिए। तो कहने का आशय क्या है कि आज पीसीएस मुख्य परीक्षा मुझे लगता है कि अप्रैल और मार्च लास्ट या अप्रैल में परीक्षा संपन्न हो जाएगी। समय आपके पास बहुत सीमित है, सिलेबस आपका काफ़ी व्यापक है,
इस व्यापक सिलेबस से घबराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। विगत वर्षों के प्रश्नों को आप पहले एनालिसिस कर लीजिए, किन किन क्षेत्रों से कैसे कैसे प्रश्न को उठा रहा है, उन्हीं चीज़ों को समझ करके पेपर पत्रिकाओं, अब ऐसे पत्रिका नहीं जो बाजारू पत्रिका हैं, जो बहुत से ऐसे तो मार्केट में बाजारू पत्रिका हैं जिसका कवर बढ़िया रहेगा, प्रिंट अच्छा रहेगा, लेकिन कंटेंट गायब रहेगा। तो आपको न कवर से मतलब है, न प्रिंट से मतलब है, आपको कंटेंट से मतलब है। आपको बेहतर कंटेंट होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए। मान लीजिए कि अब एक किसी पॉइंट पर एक पेज का कोई पॉइंट आ गया, आप क्या उसमें पढ़ोगे, क्या समझ विकसित करोगे? अगर आपको पीसीएस के मुख्य परीक्षा में बेहतर समझ विकसित करनी है तो आपका योजना है, कुरुक्षेत्र है, दैनिक समाचार पत्र है, इनके माध्यमों से आप अच्छी पकड़ बना सकते हैं और बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए आप लोग जो भी कुछ है तैयारी कर रहे हैं तो अब लग जाइए, क्योंकि देखिए शांति काल में जितना पसीना बहाओगे युद्ध काल में उतना ही रक्त बहाना पड़ेगा। अब जैसे कम बहाना पड़ेगा, शांति काल में जितना पसीना बहाओगे युद्ध काल में रक्त उतना ही कम बहाना पड़ेगा। अब अगर आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को उम्मीद करते हैं कि हमें परिणाम आ जाए तब तैयारी करें, तब तक बहुत लेट हो चुका है। न आप शासन है न आप प्रशासन है, आपके हाथ में केवल सिलेबस है और सिलेबस के अनुरूप अपने को कहाँ तक हम तैयार कर पाते हैं यही आपके हाथ में होना चाहिए। परीक्षाएं चाहे जब हों, हमारा युद्ध है और हम युद्ध को तब तक जारी रखेंगे, संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक अपने परिणाम को अपने पक्ष में ना कर लें। हमारा संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, हमारा संकल्प यही होना चाहिए। अगर आप चाहते हो सिविल सेवा में फाइनली सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप 365 दिन अपने लिए ईमानदार रहो और तब तक संघर्ष करते रहो जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। इसमें कुछ देखिए, मैं एक आध दो शब्द बोलते हैं, शायद आप इसको समझ जाएं। आपने माओ तुसे तुंग का नाम सुना होगा। माओ तुसे तुंग ने क्या कहा था? उनका दो चीज़ कहता है, सतर्कता अस्तित्व का वास्तविक मूल्य है। वो अपने गुरुलाओं को कहता है कि दुश्मन से लड़ना है तो हमेशा अलर्ट रहो, नहीं तो दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, आप अलर्ट नहीं रहोगे तो मार दिए जाओगे। तो हमें भी परीक्षा जो हमारा युद्ध का क्षेत्र है, बहुत से हमारे प्रतियोगी छात्र हमारे सामने प्रतिस्पर्धा के रूप में आएंगे और इन्हीं से हमें आगे निकलना है, इनको पीछे डाल करके, पीछे करके। तो हम तभी कर पाएंगे जब अलर्ट रहेंगे। तो आपके जीवन में सतर्कता का होना बहुत आवश्यक। और दूसरा, माओ क्या कहता था? माओ कहता था कि जब तक शत्रु को आर्थिक और राजनीतिक रूप से पराजित नहीं कर देंगे तब तक संघर्ष जारी रखें। उन्होंने 1928 में अपना संघर्ष जारी किया और लक्ष्य को प्राप्त किया 1948 में। इसमें अनवरत संघर्ष करता रहा। तो हमारे भी जेहन में ये होना चाहिए। हमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा है, इंटरव्यू से बहुत कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि प्री फेल हो गए तो अब कुछ नहीं होगा, मेंस फेल हो गए तो कुछ नहीं, इंटरव्यू कई बार दिए तो हम नहीं परिणाम अपने पक्ष में कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपके परिणाम को आपके पक्ष में कर सकता है। बस आवश्यकता है दृढ़ संकल्प होकर के, सिलेबस को हमेशा टारगेट में रख करके और निरंतर अभ्यास करके। और मैं तो आपको यही एक सलाह दूंगा कि आप अगर सिविल सेवा में सफल होना चाहते हैं तो बहुत ही डायनामिक होकर के आप कार्य करिए, बिना चिंता मुक्त होकर के कार्य करिए, हर प्रश्नों पर एनालिसिस करते जाइए, कहाँ हमारी कमजोरियाँ, उन कमजोरियों को समझिए और उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करिए। जैसा अभी आपने देखा है कि पीसीएस की परीक्षा हुई है 2022 का, इसको आप प्रतियोगी छात्र अन्यथा मत लीजिएगा, मैं स्पष्ट रूप से बता दूँ। इसमें बहुत से लोगों के प्रश्नों की संख्या वह काफ़ी कम रही है, 60-65 पर लटक गए हैं, 70 पे लटक गए हैं, 75 पे लटक गए हैं। प्रश्न का जो मैं एनालिसिस किया तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, चाहे इतिहास का हो, चाहे संविधान का हो, चाहे भूगोल का हो, चाहे वो विज्ञान तकनीकी का हो। कुछ प्रश्न हम करंट अफेयर से ज़रूर उटपटांग पूछे गए हैं, उस पर मैं कह सकता हूँ कुछ इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके सिलेबस से बाहर हो और जो आपके पाठ्य पुस्तकों से भी बाहर हो। लेकिन हाँ, ये स्थिति क्यों आपकी आई? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा समय जो दिया है वो मैगजीनों को पढ़ के आधार बनाया। आपका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक मार्केट में घूमते हैं उनको अपने स्टडी का मुख्य आधार बनाया। आपने कभी
खुद का नोट्स विकसित नहीं किया, आपने टेक्स्ट बुक ढंग से नहीं पढ़ा, डायनेमिक टेक्स्ट बुक तरीके से टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा, आपने एनसीईआरटी को खूब बहुत ढंग से नहीं पढ़ा। मेरा मानना है कि अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, खुद का नोट्स बनाइए, हर पॉइंट पर एनालिसिस करिए, एक पॉइंट करो, कोई चाहे इतिहास का हो चाहे भूगोल का हो, आप पहले निर्धारित कर दीजिए कि इससे कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। इन प्रश्नों पर आपने अगर नोट्स बना दीजिए तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रश्नों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब यही इसका अभाव है। अभी वक्त है, 2025 का भी एग्ज़ाम मुझे लगता है मई तक में हो जाएगा। समय आपके पास न प्री परीक्षा के लिए है 2025 के लिए, समय न आपके पास 2024 की मुख्य परीक्षा के लिए है। जिनको मुख्य परीक्षा देना उनके पास भी समय कम है, जिसको प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना उनके पास भी कम समय है। अभी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर आप करिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये एक आध रीडिंग 2 रीडिंग हो जाए, ये आपका बेस पुस्तक नहीं है। बेस पुस्तक जब तक आप नहीं अपने अध्ययन का आधार बनाएंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तब तक आपको हर बार प्री के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मेंस के लिए, तो मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन हर पेपर में, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, चाहे सेकंड पेपर हो, चाहे थर्ड पेपर हो, चाहे वो 5th और 6th पेपर हो, सारे क्वेश्चन 80% क्वेश्चन बहुत ही डायनेमिक तरीके से आते हैं। और ये समाचार पेपर पत्रों के माध्यम से ही आपको मिल जाएंगे आसानी से। आप मार्केट के बाजारू पुस्तकों से दूर रह करके आप योजना, कुरुक्षेत्र, समाचार पत्रों पर और अन्य टेक्स्ट बुकों पर, बेहतर पुस्तकों पर स्टडी करके उत्तर लेखन का अभ्यास करेंगे तो मुझे लगता है कि आप मुख्य परीक्षा बड़े आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो अभी संक्षिप्त है। मैं आपको मुख्य परीक्षा में इन विषयों पर मैं आपको बेहतर तरीके से देने का प्रयास करूंगा, जो मैं 21 वर्षों से मुख्य परीक्षा के सिलेबस को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल कृषि जो है, इस सबसे टॉपिक पर आप बेहतर मैं मार्गदर्शन दे सकता हूं। और मेरा प्रयास भी रहेगा आप हमारे चैनल से जुड़िए और इसको सब्सक्राइब करिए, तो हमारे बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्द ही आप तक पहुंचने के लिए सफल होगा। और मैं आशा करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। आप बिना किसी हताश के, बिना किसी परिणामों को इंतज़ार किए आप मुख्य परीक्षा में लग जाइए। जिनका बहुत ज़्यादा पेपर ख़राब हो गया, जिनको लगता है कि मेरा संभव नहीं है प्री परीक्षा क्वालिफाई करना, वो आज ही से, अभी से वो 2025 के जो है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक हैं, ये कम से कम अप्रैल तक बांध करके कहीं टांग दीजिए इसको। आपके टेबल पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और होना चाहिए, बाकी किसी होने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप निश्चित अपने परिणाम को अपने पक्ष में कर सकते हैं। आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रयागराज की पवित्र धरती है। यहाँ पर प्रतियोगी छात्र जो भी यहाँ से जुड़ा हुआ है या इसके बाहर से जुड़ा हुआ है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको मिलना तय है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको स्वयं के प्रति ईमानदार रहना आवश्यक है। जय हिंद।